बहुत साल पहले मैंने कहानी सुनी थी, उसको मैं शेयर करना चाहूँगा पहले, आज के लेक्चर को पढ़ने से पहले। उस उस समय मैं अकेला था, घर छोड़ के मैं भाग गया था। बहुत डरा रहता था, परेशान रहता था, पैसे नहीं होते थे मेरे पास। तो एक दुकान मैंने स्पॉट कर ली थी, और वहाँ पर दुकान कम लाइब्रेरी थी। उसमें वही सिस्टम था कि आपके पास जो पैसे हैं उससे आप किताब खरीद लो, और अगर आपने उसको 1 हफ्ते के अंदर वापस कर दिया तो 10% काट के वो बाकी आपको पैसे वापस कर देते, प्रोवाइडेड आपकी किताब की हालत अच्छी हो। तो वो किताब जो थी वो रेबिलियंस के बारे में थी, स्पिरिचुअल रेबिलियंस, आध्यात्मिक क्रांतिकारी। तो उसमें से एक बहुत स्पेशल क्रांतिकारी माने जाते हैं, उनका नाम है अष्टवक्र। मैंने बताई आपको पहले कहानी अष्टवक्र के बारे में। उनकी बॉडी 8 जगह से टेढ़ी थी। कहा जाता है उनको श्राप मिल गया था बचपन में, जब वो पेट में थे, कि वो जिनके पिताजी जब शास्त्रों का लेक्चर दे रहे थे, तब शास्त्र बोल रहे थे, तब पेट में से आवाज आया कि ये सब शास्त्र नहीं है, शास्त्र कुछ और है, सत्य कुछ और है। जैसे आप बोल रहे थे ना, पीपल, आप अभी कुछ बोल रहे थे कि वी आर इंटरेस्टेड टू समथिंग, कुछ कुछ बोल रहे थे ना आप, क्या बोल रहे थे? हाँ, कैसे किया, हाँ हाँ। तो जब आप बोल रहे थे ना, तो और जब ये सुन रहे थे तो मुझे लगा जैसे गप्पे मार रहे हैं हम लोग आपस में, अच्छी गप्पे थी। तो ऐसी वो भी शास्त्र जब बोलते थे उनके गुरुजी पिताजी, तो वो पेट में सुनते थे। तो कहीं से पेट में से आवाज आई, माँ के पेट में से, तो उनको गुस्सा आ गया पिताजी को। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुझे क्या पता, ज्ञानी मैं हूं कि तू। फिर कहते हैं जब वो पैदा हुए वो चले गए, घर छोड़ के सन्यासी वन्यासी बन गए थे बहुत यंग एज में। फिर जनक को जानते हैं? जनक, वो अपने राम जी के ससुर, बिना दहेज की शादी किए थे उन्होंने। दहेज दहेज दिया होगा वैसे उस जमाने में, तो पता नहीं, आप लोग मत दीजिएगा दहेज अपनी शादी में। तो जनक जी को थोड़ा पागलपन सवार हो गया, एनलाइटनमेंट का, सत्य का भूत सवार हो गया कि मुझे सत्य समझना है, डिप्रेशन में चले गए वो। तो उन्होंने अपना पूरा पैसा रुपया दांव पे लगाकर बोला, दुनिया में जितने बड़े बड़े ज्ञानी हैं सबको इकट्ठा करो, सब डिबेट करेंगे, शास्त्रार्थ करेंगे, और जो सबसे ज्यादा जीतेगा, विनर जो रहेगा, उसको मैं ढेर सारी गायें और सोना और चांदी दूंगा, और उससे मैं ज्ञान भी लूंगा, उससे मैं दीक्षा लूंगा। और फिर कहा जाता है एक के बाद एक बात, उन्होंने ये भी कह दिया कि जो ऐसे फालतू का कोई नहीं आ जाए, जो हारेगा उसकी गर्दन कटवा दी जाएगी। ऐसी भी मैंने कहानी सुनी है, अब पता नहीं सच है कि नहीं। तो होने लगा कंपटीशन, एक के बाद एक हार रहा है, एक जीत रहा है, एक हार रहा है, ऐसे ही 2020 का मैच होना शुरू हो गया भगवान के ऊपर, ब्रह्म के ऊपर। फिर जिसने कहानी बताई थी वो बताता है कि लास्ट में अष्टवक्र के पिताजी थे शास्त्रार्थ में, और एक और कोई ऋषि था, और उसको लग रहा था कि आज तो या तो मेरे पिताजी मरे, तो वो आ गया, लेकिन शायद कोई गहरा भी होगा, बिकॉज इसके पास एक्सपीरियंस था ट्रुथ का। तो ये शायद जनक के लिए आया था। तो जब ये आए तो इनकी बॉडी 8 जगहों से टेढ़ी थी, जैसे मंत्रा नहीं थी पीछे कुबड़ी थी, ऐसे इनकी बॉडी 8 जगहों से ढेर सारी टेढ़ी थी। आप देखेंगे तो कहा जाता है ही इज वन ऑफ द मोस्ट अगली पर्सन ऑन द प्लैनेट। उनकी फोटो भी हाथ से बनाई है लोगों ने, पेंटिंग की, तो अजीब लगती है। तो जब आ रहे थे ना, तो खूब पब्लिक वहां पर हॉल में हंसी जोर जोर से उनको देख करके, उनकी हालत को देखकर, कुछ मुस्कुराए कुछ हंसे। उम्र भी कम थी, 8 साल के थे उस समय अष्टवक्र, छोटे से बच्चे थे 8 साल के, श्रीश से 2 साल बड़े, 3 साल बड़े। सब हंस के चुप हुए, तो अष्टवक्र खूब जोर जोर से हंसे। मुझे लगा कि यार 8 साल का बच्चा पब्लिक में कैसे हंस सकता है, मेरे लिए एक क्यूरियोसिटी थी। तो फिर राजा को भी अजीब लगा, बोला कि ये लोग क्यों हंसे, वो मुझे मालूम पड़ गया, आपकी बॉडी को देखकर, आपके चाल को देखकर मुझे मालूम है, वो बहुत क्यूरियोसिटी वाली बात नहीं, आप क्यों हंसे, मुझे इसकी क्यूरियोसिटी ज्यादा है। अष्टवक्र को पूछा जनक ने, तो उसने कहा कि चमारों से तुम ब्राह्मणों की बात करवा रहे हो। तो बड़े लोग चिढ़ गए, ब्राह्मण थे, एक से एक कुल के लोग आए थे। मतलब ये ऐसा ही है आज के जमाने में, पीएचडी और एमडी और एमएस डॉक्टर सब आईएएस पीसीएस इकट्ठे हो जाएं, तो आप उनको बोलें कि अनपढ़ गंवारों को तुमने इकट्ठा कर रखा है, सोचिए हालत क्या हो जाएगी। तो उन्होंने कहा चमारों से तुम, बोलते चमार कैसे? उन्होंने कहा राजन, इन्होंने मेरी चमड़ी देखी और मेरे ब्रह्म को गेस कर लिया, अंदाजा लगा लिया। जो चमड़ी देख करके अंदाजा लगाए वो कौन? चमार। चमार तो वही है ना जो चमड़ी देख करके गेस करता है, वो अपने मालिक का जूता देख करके
जूते का चमड़ा देख करके डिसाइड कर लेता है कि मालिक अमीर है कि गरीब। तो उसी समय कहते हैं शास्त्रार्थ रुकवा दिया गया और फिर ये चले गए यहां से। अगले दिन सुबह राजा भी बड़े क्यूरियस रहे होंगे और बहुत हम्बल रहे होंगे, इनके पैरों पर गिर गए अष्टवक्र के और सत्य के बारे में पूछना शुरू किया। उन्होंने सवाल पूछा, इन्होंने जवाब दिया। उन्होंने सवाल पूछा कि आत्मा क्या है, तो उन्होंने आत्मा के बारे में एक सेंटेंस बताया। फिर उन्होंने सवाल पूछा, इस कुल करके वो किताब मुश्किल से 8 या 10 पेज की है, कंपेयर टू गीता वो 10% भी नहीं है। और उसी 10 सवाल में 10 पेज की किताब में कहते हैं राजा जनक एनलाइटेंड हो गए। और बड़े बड़े सिंपल सेंटेंस हैं। वो कहते हैं आत्मा क्या है, बोलते हैं आत्मा वो है राजा जो अमर है, जो मरती नहीं है, अपने आप को ज्ञानो और समझो। इसी को मैं कहता हूं कॉन्शियसनेस। वही सेंटेंस हमको भी पता है कि हमारे अंदर आत्मा है, लेकिन जब एग्जाम में थोड़ा कम नंबर आने वाले होते हैं तब भी हम डरते हैं। जब हमको मालूम है कि आत्मा अमर है तो हमको यह भी मालूम होना चाहिए कि भाई एक बार चांस ले रहे हैं तो 10 बार चांस मिलेगा, लाइफ में कभी कोई खत्म नहीं होगा। तो कॉन्शियसनेस जो है वो गहरा करना है हमको। जितनी बार भी आप किताब पढ़ते हैं अगर आपको लगती है कि यार किताब इससे मुझे बहुत फर्क पड़ा, कहीं इमोशनल हिट हुआ, तो उस किताब को एक खास पोजीशन दीजिए, उसको रख लीजिए, उसको दोबारा पढ़िएगा, तीसरी बार पढ़िएगा, चौथी बार पढ़िएगा। इसलिए वो कहता है नासिम तालिब, बुक्स ऐसी खरीदो जिनको तुम्हें बार बार पढ़ने का मन करे, क्योंकि वो तुम्हें नॉलेज के लिए नहीं है, वो तुम्हारी कॉन्शियसनेस को गहरे करने के लिए है। और एक बार कॉन्शियसनेस गहरी हो गई तो कहते हैं आसपास से अगर शब्द भी सुन लिया आपने तो आप एनलाइटन हो जाएंगे। कहते हैं कुछ गुरुज तो खाली पत्ते गिरे हैं उससे एनलाइटन हो गए, खाली पत्ते से नहीं हुए, वो उनका कॉन्शियसनेस बहुत गहरा हो गया था। ठीक है। बड़ी उल्टी चीज पढ़ रहे हैं हम लोग। हैबिट और कॉन्शियसनेस दोनों एक दूसरे की उल्टी है। कहते हैं कॉन्शियसनेस हैबिट नहीं होती और हैबिट कॉन्शियसनेस नहीं होता, लेकिन बॉडी जो है उसकी अपनी हैबिट है, उसकी अपनी तरीके हैं काम करने के। अब चूंकि हम रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी हैबिट को यूज नहीं कर पाते कायदे से, इसीलिए हमारी कॉन्शियसनेस भी डिस्टर्ब्ड है। मैं फिर से बताता हूं, आम आदमी के कोई रूटीन नहीं होती, क्योंकि आम आदमी जो है वो बच्चे से बनता है, और बच्चा कहां से बनता है, आसपास में जो भी देख रहा है। उसकी दुनिया कोई प्रोग्राम्ड सिस्टमेटिक दुनिया नहीं है। स्कूल है, फ्रेंड्स हैं, आस पड़ोस के पान वाले की दुकान है, कोई मजदूर है, हर तमाम तरह की चीजों को देख रहा है, उससे उसकी हैबिट बनती जा रही है अनकॉन्शियसली। तो वो रूटीन इज नॉट यूजफुल फॉर डेवलपिंग कॉन्शियसनेस। जनोगा कहती है कॉन्शियसनेस अगर गहरी करनी है तो आपको एक सिस्टमेटिक रूटीन को डेवलप करना पड़ेगा बॉडी में, जो कि अनफोर्स्ड हो, जबरदस्ती वाली ना हो। तो डिसिप्लिन के खिलाफ वो कुछ और वर्ड यूज करते हैं, बहुत अच्छा वर्ड है, कृष्णमूर्ति यूज करते हैं, सुना है? उसको बोलते हैं ऑर्डर। ये वो ऑर्डर नहीं है जो कोर्ट में जज बोलता है ऑर्डर ऑर्डर। ये कहते हैं पूरी दुनिया एक ऑर्डर में चल रही है। सूरज अपने ऑर्डर में चल रहा है, नदी अपने ऑर्डर में चलती है, हर चीज अपना नियम पालन को फॉलो करती है, सारे नियम दुनिया के। ऐसे ही ऑर्डर हमारे अंदर भी है अगर हम उसको खोज सके तो। लेकिन वो आएगा कैसे? जब हम अपनी बॉडी के साथ एक्सप्लोर करेंगे, और खास तौर से हैबिट्स को। ठीक है, खैर फिलहाल हम लोग पढ़ते हैं हैबिट के बारे में। स्मॉल विंस हमने कल पढ़ा। स्मॉल विंस जो है वो जरूरी है कीस्टोन हैबिट्स के लिए, और कीस्टोन हैबिट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए स्मॉल विंस की बहुत जरूरत पड़ती है। स्मॉल विंस क्या है? When Michael Phelps alarm clock went off at 6:30 AM. माइकल फ्लेप कौन है? ज्यादातर लोग जानते होंगे, स्विमिंग चैंपियन, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। सुबह सुबह 6:30 बजे जब इसका अलार्म बजता है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ August 13, 2008, he crawled out of bed in the Olympic Village in Beijing and fell right into his routine. ये हमने पढ़ा था ना, शायद वही वाला चैप्टर है। सुबह सुबह उठा 13 अगस्त को और सीधे अपनी रूटीन में चला गया। He pulled on a pair of sweatpants and walked to breakfast. उसने एक sweatpant पहना और सीधे ब्रेकफास्ट पे चला गया। He had already won 3 gold medals earlier that week. 3 गोल्ड मेडल पहले जीत चुका है उसी हफ्ते।
गिविंग हिम 9 इन हिज करियर. टोटल 9 गोल्ड मेडल हो चुके उसके करियर के. एंड had 2 races that day. और उस दिन कितने रेस हैं उसके? 2 और रेस बचे हैं. At 7 AM 7 बजे he was in cafeteria. 6:30 बजे उठा, कैफेटेरिया में पहुंच गया 7 बजे. Eating his regular race day menu of eggs, oatmeal and 4 energy shakes. The first of more than 6,000 calories he would consume over next 16 hours. उसका फिक्स्ड रूटीन, खाने में भी एकदम फिक्स्ड रूटीन था. क्या क्या था? एग्स, ओटमील एंड 4 एनर्जी शेक्स. इस 6,000 कैलोरी जो लेता है उसका पहला था. अंदर है. फ्लेप्स फर्स्ट रेस, फ्लेप्स का पहला रेस, द 200 मीटर बटरफ्लाई वॉज स्ट्रॉन्गेस्ट इवेंट, वॉज शेड्यूल फॉर 10 o'clock. सबसे मजबूत इवेंट था जो कि 10 बजे के लिए शेड्यूल था. 2 hours before the starting gun fired, he began his usual stretching regime. 2 घंटे पहले, जब शुरू हुआ था रेस, उसके 2 घंटे पहले उसने अपना स्ट्रेचिंग करना शुरू कर दिया था, हाथ पैर फैलाना. स्टार्टिंग विथ हिज आर्म, पहले आर्म को शुरू किया, देन हिज बैक, देन वर्किंग डाउन टू हिज एंकल, which were so flexible they could extend more than 90 degrees. इतना फ्लेक्सिबल था कि वो 90 डिग्रीज तक पीछे जा सकता था. फार्दर देन बैलेरिनाज एंड पॉइंट, जो बैलेरिना का एंड पॉइंट है उससे दूर तक, बॉडी के पॉइंट है उससे. एट 8:30 8:30 बजे ही स्लिप्ड इनटू पूल एंड बिगैन हिज फर्स्ट वार्म अप. पूल में घुस गया 8:30 बजे और पहला वार्म अप शुरू किया. 800 मीटर ऑफ मिक्स्ड स्टाइल, 800 मीटर का पहले मिक्स स्टाइल किया उसने, फॉलोड बाय 600 मीटर ऑफ किकिंग, फिर 600 मीटर का किकिंग किया. 400 मीटर ऑफ पुलिंग हिज बॉय बिटवीन हिज लेग्स, 400 मीटर का एक और किया जिसमें कि उसने लेग्स के बीच में बॉय को पुल किया. 200 मीटर ऑफ स्ट्रोक ड्रिलिंग, 200 मीटर का स्ट्रोक ड्रिलिंग किया. एंड सीरीज ऑफ 25 मीटर स्प्रिंट टू इवैल्यूएट हिज हार्ट रेट. ढेर सारे जंपिंग की चेक करने के लिए उसका हार्ट रेट कैसा है. द वर्कआउट टुक प्रिसाइजली 45 मिनट्स. इस पूरे काम में कितना टाइम लगा? 45 मिनट्स. At 9:15, 9:15 बजे exactly, he exited the pool and started squeezing into LZR Racer, a body suit so tight it required 20 minutes of tugging to put it on. उसने कपड़ा, एक टाइट कपड़े होते हैं, इसको कपड़े पहनने को कितना टाइम लगता है? 20 मिनट. Then he clamped headphones over his ears. फिर उसके बाद कान में उसने हेडफोन क्लैम्प किया, चिपकाया. Cranked up the hip hop mix he played before every race and waited. उसमें हिप हॉप म्यूजिक उसको जो पसंद था, जो हर म्यूजिक हर रेस में सुनता था, उसने चला दिया और वेट किया. Flep had started swimming when he was 7 years old to burn off some of his energy that was driving his mom and teachers crazy. इसने 7 साल की उम्र में शुरू किया था रेस स्विमिंग करना. किस लिए? ताकि इसकी कुछ फालतू की एनर्जी खत्म हो जाए, नहीं तो उस एनर्जी से अपने माँ बाप को परेशान करता था ये. When the local swimming coach named Bob Bowman saw Flep's long torso, जब उसने लंबे लंबे टॉर्सो देखे, टॉर्सो मतलब वही उसके हाथ, सॉरी ये यहां से ये पोर्शन पेट का और छाती का, बिग हैंड लंबे लंबे हाथ, एंड रिलेटिवली शॉर्ट लेग और पैर जितने होने चाहिए उससे छोटे, विच ऑफर्ड लेस ड्रैग इन वाटर, इसकी वजह से पानी में बहुत कम एनर्जी लगती है. He knew Fleps could become a champion. उसको देख करके मालूम पड़ गया वो चैंपियन बन सकता है बचपन में ही. But Fleps was emotional. लेकिन Fleps क्या था? आप लोगों की तरह था, बहुत जल्दी जल्दी वो रोता था. He had trouble calming down before races. रेस के पहले उसको बड़ा डर लगता था, काम नहीं कर पाता था, वो शांत नहीं हो पाता था. His parents were divorcing and he had problem coping with stress. उसके माँ बाप डिवोर्स कर रहे थे और उसको स्ट्रेस हो रहा था, उसको कैसे कोप करता. Bowman purchased a book of relaxation exercises and asked Flep's mom to read them aloud every night. उसने कुछ एक्सरसाइजेस रिलैक्स करने, स्ट्रेस को कम करने की एक्सरसाइज की बुक ली, उसकी मां को बोला आप रोज रात को उसको पढ़ा करो इसके लिए. The book contained a script. उसमें एक स्क्रिप्ट था, एक खास चीज जो लिखी हुई थी. Tighten your right hand into a fist and release it. अपने दाहिने हाथ को ऐसे पहले टाइट करो फिर छोड़ो, टाइट करो छोड़ो. ये हम भी यूज कर सकते हैं. कभी हमको स्ट्रेस आए तो स्ट्रेस जो दिमाग में होता है तो ऐसे ऐसे करते हैं इसको ध्यान से, तो स्ट्रेस खत्म हो जाता है. इमेजिन टेंशन मेल्टिंग अवे, और इमेजिन करिए कि आपका टेंशन इसमें से मेल्ट होकर बाहर निकल रहा है. दैट टेंस्ड एंड रिलैक्स्ड ईच पार्ट ऑफ फ्लिप्स बॉडी बिफोर ही फेल अस्लीप.
इससे फिर धीमे धीमे अपनी पूरी बॉडी को टेंस करता था, फिर रिलैक्स करता था, टेंस रिलैक्स, और वो स्ट्रेस से काफी हल्का हो जाता था सोने से पहले। Bowman believed that for swimmers the key to victory was creating a right routine. ये भी उसी का भाई है, डंगी का, कि अगर राइट रूटीन कर दिया तो चैंपियन बन जाएगा कोई भी। फ्लेप्स बोमैन रूटीन, फ्लेप्स बोमैन न्यू हैड परफेक्ट फिजिक फॉर पूल, उसको पता था कि इसकी बॉडी तो परफेक्ट है पूल के लिए। दैट सेड एवरीवन हु इवेंचुअली कंपीट्स एट द ओलंपिक्स हैज परफेक्ट मस्कुलेचर। ये अगर जब बोल दिया तो इसका मतलब समझ लीजिए, अगर आपकी बॉडी परफेक्ट नहीं है पूल के लिए तो आप ओलंपिक्स में नहीं जा सकते, वो तो चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा कुछ चाहिए। Bowman could also see that Flep, even at a young age, had a capacity of obsessiveness that made him an ideal athlete. एक ऑब्सेसिवनेस चाहिए। ऑब्सेसिव जानते हैं क्या होता है? वो कहता है, कल मैंने आपको कल बताया था, जुकरबर्ग इतना ऑब्सेसिव है, वो चाहता है कि ग्रेनाइट में उसका नाम बिल गेट्स के ऊपर लिखा जाए। ये ऑब्सेसिव ही तो है, क्या क्या जरूरत है भाई तुम्हें किसी और आदमी से अमीर बनना है? लेकिन ऑब्सेसिव था। वो जब कॉलेज उसने छोड़ा था बीच में, उसके बाप बाप ने कहा था उसे कि भाई कॉलेज छोड़ रहे हो, पढ़ाई तो पूरी कर लो। बोलता टाइम कहाँ है मेरे पास, बिजनेस चालू करना है। एक पिक्चर थी अमिताभ बच्चन की, त्रिशूल, तो उसमें वो हीरोइन बोलती है अमिताभ बच्चन को, कंस्ट्रक्शन का काम चालू करता है, तो बोलती इतने पागल क्यों हो, ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, इतना क्यों मर रहे हो? बोलता है बाकी लोगों ने जो 25 साल में किया है मुझे 5 साल में करना है। ऑब्सेशन है, क्यों 5 साल में करना है, 10 साल में कर लो, 15 साल में कर लो, 20 साल में कर लो। ऑब्सेशन, बोलता है इसके अंदर वो ऑब्सेशन भी था, दैट मेड हिम, इसी से वो एथलीट के लिए ऑब्सेशन चाहिए, दौड़ना है खूब जोर जोर से, भाग मिल्खा भाग। ऑब्सेशन मतलब सनक, किसी भी चीज को पाने के लिए सनक। मेरा ये चीज श्रीश आया सुबह सुबह, इसको देखा तो पूजा ने साफ कर दिया था, अंदर क्या बोलते मेरा मंदिर तोड़ दिया दीदी ने। तो ये ऑब्सेसिवनेस था, एक सिंपल सी चीज के लिए बहुत ज्यादा सनक। ये एथलेटिक्स के लिए अच्छा है, लेकिन एनलाइटमेंट के लिए खतरनाक है। एंड में, शुरू में भी अच्छा है, एनलाइटमेंट की शुरुआत में, कि प्रोसेस की शुरुआत में आपको खूब रूटीन लाने के लिए ये सनक अच्छी है, लेकिन एंड स्टेज में ये ड्रॉप हो जाती है, ऐसा मैंने पढ़ा है। देन अगेन ऑल द एलीट परफॉर्मर्स आर ऑब्सेसिव, और ये भी बात सही है कि सारे एलीट परफॉर्मर्स मतलब जो टॉप के परफॉर्मर वो भी ऑब्सेसिव ही होते हैं। एलीट मतलब ऊपर के, जो वीआईपी इंपॉर्टेंट लोग। व्हाट बोमैन कुड गिव फ्लेप हाउएवर, what would set him apart from other competitors was habit that would make him strongest mental swimmer in the pool. उसको एक हैबिट दे दे ताकि वो उस पूल में सबसे ज्यादा मेंटल स्विमर हो, स्ट्रॉन्गेस्ट मेंटल स्विमर, माइंड में अच्छे से स्विम करना चाहिए, आना चाहिए उसको। He didn't need to control every aspect of Flep's life, मतलब उसकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं थी उसको। All he needed was to do was target a few specific habits that had nothing to do with swimming and everything to do with creating a right mindset. वो कुछ खास हैबिट को पकड़ करके, स्विमिंग से उसका रिश्ता ही नहीं था, वो उसका माइंड सेट ठीक करना चाहता था। He designed a series of behavior that Fleps could use to become calm and focused before each race. उसने एक सीरीज बनाया, ये करोगे तो रेस के पहले तुम क्या रहोगे, काम रहोगे। ये हम भी यूज कर सकते हैं अपने सारे एग्जाम्स के पहले। To find those tiny advantages that in a sport where victory can come in milliseconds would make all the difference. ये किस लिए किया? क्योंकि वहां पर जो विक्ट्री आती है मिली सेकेंड्स में भी आ सकती है, मतलब 1 सेकंड में नहीं, 1 सेकंड के 100वें हिस्से में भी आ सकती है, तो वहां पर ही बहुत जरूरी था। When Fleps was a teenager, जब वो टीनेजर था, for instance, at the end of each practice, Bowman would tell him to go home and watch the videotape. Watch it before you go to sleep and when you wake up. बोलता है जो वीडियो टेप देखो अपना स्विमिंग का, सोने से पहले देखो, सोने से पहले देखो और उठने के बाद देखो, हर रोज। The videotape wasn't real, और ये जो वीडियो टेप था ये असली था भी नहीं, rather it was a mental visualization of perfect race. ये कोई टेप नहीं था टीवी में लगाने वाला, ये मेंटल विजुअलाइजेशन था जो परफेक्ट रेस होता है उसका। परफेक्ट रेस मतलब जो ये जीतेगा। Each night before falling asleep and each morning after waking up, Fleps would imagine himself jumping off the blocks. वो इमेजिन करता था मैं ब्लॉक्स पे से जंप कर रहा हूं, एंड इन स्लो मोशन स्विमिंग फ्लॉलेसली, और स्विमिंग कर रहा है स्लो मोशन में, फ्लॉलेसली मतलब बिना किसी मिस्टेक के।
He would visualize his strokes, अपने strokes को visualize करेगा. The walls of the pool, pool की दीवालों को visualize करता था. His turns, उसका turn को, and finish, उसका turn और फिर finish. He would imagine the wake behind his body, the water dripping off his lips. उसकी body कैसा महसूस करेगी? Wake behind his body, the water dripping over his lips, उसके मुंह से जब पानी गिरेगा तो कैसा महसूस होगा? Cleared his surface, what it would feel like to rip off cap at the end, और जब end में अपना ऐसा टोपी फेंकेगा तो कैसा महसूस होगा? वो सब चीजें imagine करता था वो. He would lie in bed with his eyes shut and watch the entire competition, smallest detail, again and again until he knew each second by heart. ये तब तक करता रहता था जब तक कि उसको पूरा एक एक सेकंड by heart याद नहीं हो गया. बहुत अमेजिंग चीज है. During practice, when women ordered Flep to swim at race speed, he would shout, "Put on the videotape." वो ही नहीं कहता था jump, videotape चालू करो. And Flep would push himself as hard as he could. और Fleps अपने आप को push करता था जितना जोर से कर सकता था. It almost felt automatic as he cut through the water. ऐसा लगता था वो खुद कर ही नहीं रहा है, बस automatic हो. Sorry, anticlimactic as he cut through water. Anticlimactic मतलब natural नहीं. Climate जैसा है उससे उल्टा, जैसा होना चाहिए उससे उल्टा. He had done this so many times in his head by now it felt rote. अब तो एकदम रोट हो गया था, बोरिंग हो गया था. रोट एग्जाम में बाय हार्ट बोलते हैं, रट्टा, उसको रट चुका था ये चीज. बट इट वर्क, लेकिन ये काम करता था. ही गॉट फास्टर एंड फास्टर, वो तेज होते गया. इवेंचुअली ऑल वुमेन हैड टू डू बिफोर द रेस वाज विस्पर, गेट द वीडियो टेप रेडी. अब तो चिल्लाना भी नहीं पड़ता था उसको, बस कान में बोला था वीडियो टेप चालू कर लो. एंड फ्लिप्स वुड सेटल डाउन एंड क्रश द कॉम्पिटिशन. बस वो जंप करता था और कॉम्पिटिशन को क्रश कर देता था. And once Bowman established a few core routines of Flep's life, all other habits, his diet and practice schedule and stretching and sleep routine seemed to fall in place on their own. बाकी चीजें उसकी अपने आप आने लगी लाइन पर. At the core of why those habits so effective, why they acted as keystone habit, was something known as academic literature, within academic literature as small wins. अभी भी हमने स्मॉल विंस के बारे में पढ़ा नहीं. एक रिसर्च हुआ है, उसका नाम है स्मॉल विंस, किताबों में लिखा गया है. उसी को इसने पढ़ रखा होगा जो कह रहा है कि जिसकी वजह से फ्लिप की उसने रूटीन डेवलप कराई थी. स्मॉल विंस हम कल पढ़ेंगे.